नमस्कार। एक सवाल है, भारत की असली ताकत, असली पावर आखिर बसती कहाँ है? दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों में या फिर देश के लाखों गांवों की गलियों में? आज हम इसी सवाल के जवाब की तलाश में निकलेंगे। हम समझेंगे उस पूरी कहानी को जिसने पावर को राजधानी से खींचकर गांव गांव तक पहुंचाया। जी हाँ, ये कहानी है पंचायती राज की। तो यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे सफर का सेंटर पॉइंट है। क्या असली पावर सेंटर दिल्ली है या फिर वो लाखों गांव जहां देश की ज्यादातर आबादी बसती है? तो चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। तो आज हम कहाँ कहाँ से गुजरेंगे? सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारतीय स्वशासन को, फिर समझेंगे वो संघर्ष का दौर जब ये सिस्टम कमजोर पड़ा। इसके बाद आज़ादी के बाद की नई सुबह, फिर आएगा वो 73वां संशोधन जिसने सब बदल दिया, और आखिर में देखेंगे कि आज ये सिस्टम कैसा दिखता है। तो पहला पड़ाव, प्राचीन भारतीय स्वशासन। और देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत में ना ये जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का आइडिया है, ये कोई नया या मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे इसकी जड़ें तो हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। आप सोच के देखिए, ऋग्वेद जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों में भी सभा और समिति का जिक्र मिलता है। ये क्या थी? ये उस जमाने की ग्राम सभाएं थीं, विलेज असेंबलीज। और मजे की बात देखिए, इन्हें प्रजापति यानी जो क्रिएटर हैं, उनकी 2 बेटियां कहा गया है। मतलब इससे पता चलता है कि इन्हें कितना ज्यादा जरूरी माना जाता था। और ये सिर्फ वेदों तक ही सीमित नहीं था। भगवान महावीर की जन्मभूमि वज्जी संघ, उसका उदाहरण हमारे सामने है। इसे दुनिया की सबसे पुराने रिपब्लिक्स में से एक गिना जाता है। तो ये साफ है कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें भाई बहुत पुरानी हैं। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो चोल साम्राज्य के टाइम पर तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक कमाल का, मतलब एकदम वेल डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज सिस्टम काम करता था। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि पुराने भारत में गांव अपने आप में आत्मनिर्भर थे, अपना शासन खुद चलाते थे। लेकिन सवाल ये है कि फिर हुआ क्या? ये इतनी मजबूत व्यवस्था आखिर बिखर कैसे गई? तो अब कहानी आती है उस दौर में जब ये पावरफुल लोकल बॉडीज, ये पंचायतें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं। तो देखिए, प्राचीन युग में थी लोकल ऑटोनॉमी, गांव अपना काम खुद करते थे। लेकिन मध्य युग आते आते ना पूरी पिक्चर ही बदल गई। विदेशी आक्रमण हुए, सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री रूल आया, और इन सब ने मिलकर गांवों की आज़ादी को, उनकी ऑटोनॉमी को छीन लिया। मतलब अब पावर गांव के लोगों के हाथ से निकलकर सीधे राजाओं और सुल्तानों के दरबार में पहुंच गई, और पंचायतें वो बस नाम के लिए रह गईं। पर यहां एक बहुत दिलचस्प चीज हुई। पंचायतों की जो लीगल पावर थी वो तो चली गई, सही बात है। लेकिन लोगों के दिलों में, उनके मन में जो सम्मान था वो बना रहा। मुंशी प्रेमचंद की वो मशहूर कहानी है ना, पंच परमेश्वर, वो इसी फीलिंग को दिखाती है कि जो पंच है वो भगवान की तरह निष्पक्ष है। तो ये आइडिया, ये विचार हमेशा जिंदा रहा। और फिर आया साल 1947, भारत आजाद हो गया। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था, एक नई सुबह थी। और इसी के साथ एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी कि इस नए आजाद भारत में गांव का रोल क्या होगा, उनका भविष्य कैसा होगा। और इस पूरी बहस के केंद्र में थे महात्मा गांधी। उनका एक सपना था, एक विजन था, ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज का मतलब क्या? मतलब एक ऐसा गांव जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हो, अपनी जरूरतें खुद पूरी करे, अपने फैसले खुद ले सके। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि भारत की असली आत्मा वो तो इसके गांवों में ही बसती है। लेकिन इस मुद्दे पर सबकी राय एक जैसी नहीं थी। एक तरफ थी गांधी जी जो ग्राम स्वराज की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नेहरू का मानना था कि देश के तेज विकास के लिए एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरी है। और फिर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें डर था कि गांव में जो जातिवाद और सामाजिक भेदभाव है वो इस सिस्टम पर हावी हो सकता है। तो इन अलग अलग विजन्स के बीच एक बैलेंस बनाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो फिर हुआ क्या? एक बीच का रास्ता निकाला गया। संविधान में जोड़ा गया आर्टिकल 40। अब ये क्या था? ये था एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मतलब आसान भाषा में समझें तो ये सरकार के लिए एक सलाह थी, एक गाइडलाइन, एक लक्ष्य था। कोई सख्त बाइंडिंग कानून नहीं। लेकिन इसने एक बात पक्की कर दी कि गांधी जी का सपना, ग्राम स्वराज का सपना, भविष्य के लिए जिंदा रहेगा। और आजादी के बाद कई दशकों तक ना कोशिशें चलती रहीं। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, फिर 1957 में आई बलवंत राय मेहता कमेटी जिसने 3 tier सिस्टम की बात की। 1959 में तो राजस्थान के नागौर में देश की पहली पंचायती राज व्यवस्था शुरू भी हो गई।
फिर 1977 में अशोक मेहता कमेटी ने भी सुधार सुझाए। मतलब काम तो हो रहा था, ये सब जरूरी कदम थे, लेकिन वो जो असली गेम चेंजिंग क्रांतिकारी बदलाव था वो आना भी बाकी था। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो ऐतिहासिक लम्हा, वो संविधान संशोधन जिसने भारत में पंचायती राज की पूरी तस्वीर ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये नंबर बहुत जरूरी है। 73 साल था 1993, जब 73 संविधान संशोधन आया और इसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। इसने पंचायतों को एक सलाह, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल से उठाकर एक संवैधानिक हक बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक ऐसा हक जिसे अब कोई भी छीन नहीं सकता था। तो सवाल है कि संशोधन ने आखिर किया क्या? सबसे पहले इसने पंचायतों को एक संवैधानिक कवच दे दिया, एक प्रोटेक्शन। दूसरा, पूरे देश में 3 स्तर का सिस्टम यानी 3 टियर सिस्टम कंपलसरी कर दिया। फिर महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए सीटें रिजर्व की गईं ताकि सत्ता में सबकी बराबर की भागीदारी हो। और 2 बहुत जरूरी चीजें, हर 5 साल में निष्पक्ष चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बने और पैसों के सही बंटवारे के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाए गए। मतलब सिर्फ अधिकार नहीं दिया, उस अधिकार को इस्तेमाल करने की पूरी ताकत भी दी गई। और हां, ये सब सिर्फ कागजी बातें या खोखले वादे नहीं थे। संविधान के आर्टिकल 243 में 243A से लेकर 243K और आगे तक इन सारी बातों को बाकायदा कानून के तौर पे दर्ज किया गया। ग्राम सभा की पावर से लेके सीटों के रिजर्वेशन और इलेक्शन कमीशन तक हर चीज को एक पक्का कानूनी आधार मिला। तो इस पूरे लंबे ऐतिहासिक सफर का नतीजा क्या निकला? आज जमीनी स्तर पर पूरे भारत में डेमोक्रेसी का ये स्ट्रक्चर आखिर दिखता कैसा है? चलिए देखते हैं। आज पूरे देश में यही 3 स्तर का ढांचा काम कर रहा है। सबसे निचले लेवल पर गांव के लिए है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक या तहसील लेवल पर है पंचायत समिति, और सबसे टॉप पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है जिला परिषद। ये पावर के डिसेंट्रलाइजेशन का यानी सत्ता के बंटवारे का एक जीता जागता मॉडल है। और इस पूरे के पूरे सिस्टम की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो है ग्राम सभा। और ये कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है, गांव का हर एक रजिस्टर्ड वोटर ऑटोमेटिकली इसका मेंबर है। कह सकते हैं कि यह डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां आम लोग मिलकर सीधे अपने गांव का भविष्य तय करते हैं। तो प्राचीन भारत के सपनों से लेकर संवैधानिक हकीकत तक पंचायती राज का ये सफर वाकई बहुत लंबा और दिलचस्प रहा है। आज पावर को जमीन तक पहुंचाने का एक पूरा फ्रेमवर्क, एक ढांचा तो तैयार है, पर असली सवाल आज भी वही है जो हमने शुरू में पूछा था। क्या सत्ता सचमुच असलियत में देश के हर गांव और हर नागरिक के हाथों तक पहुंच पाई है? इस पर सोचना हम सब की जिम्मेदारी है।